हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और विशेषतः अमित भैया को धन्यवाद क्योंकि पहला फीडबैक आप भी जानते हैं कि आप ही ने दिया था, खास करके यूपीजी के वाला। ठीक है, तो उनका तो भाई धन्यवाद बनता ही बनता है क्योंकि वो परचम बैच से जुड़े थे और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो चीजें दिल से निकलती है उसके लिए तो कोई शब्द ही ना होता। तो उनको तो भाई दिल से धन्यवाद कि कम से कम उन्हें हमारी क्लास अच्छी लगी। और चीजों की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि आज हम नदियों का संदर्भ तो रखेंगे, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने सोचा है, चूंकि कई सारे लोग इसमें नए भी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने भी हैं, लेकिन फिर भी हम एक बिंदु की अगर जो चर्चा करें तो उस बिंदु का आधार होता है कि हमने जो पिछली चीजों को कर रखा है। बहुत बार आप लोग कहते भी हो कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का स्वरूप क्या होता है, उसका आधार क्या होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये नदी वाला टॉपिक कोशिश करेंगे कि आज खत्म अगर जो हो जाता है, अगर जो आज खत्म हो जाता है तो कल वाला जो पूरा सेशन होगा वो बाकायदा इधर जो 4-5 क्लासेज हुई हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर आधारित करेंगे। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, साउंड की क्या प्रॉब्लम आ रही है? साउंड का कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपके पेज में हो सकता हो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो वहां पे आप क्या करें, उसे एक बार रिफ्रेश कर लें। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। और कौन है कह रहा है कि मतलब हमारी क्लास डेली लेट हो जाती है? कितने दिन से क्लास ले रहे हो और कितने दिन क्लास लेट हो गई है? मतलब हद मचा देते हो। 1-2 मिनट की बात नहीं कर सकते, नहीं तो कभी ना लेट उठ होती है। इस चीज के मामले में तो हम पंक्चुअल हैं, भले काफी लेट तक सोते हैं, लेकिन आपकी क्लास जो हमें पता है उस क्लास की टाइमिंग हमेशा टाइम से ही रहती है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत हो। क्लियर? तो चलिएगा, आज के क्रम की शुरुआत करते हैं। विशेषतः उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे। कल के लिए खाली तैयार रहिएगा। जितनी चीजों को आपने पढ़ रखा होगा उन्हीं के ऊपर आधारित करते हुए हम प्रमुखता से क्या करेंगे, अलग अलग बिंदुओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, नदियों की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां और किस प्रकार की नदियां, इनकी चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नदियां, नदियां या जिनको हम रिवर की संज्ञा देते हैं। सबसे पहली बात तो यह आती है कि ये जो नदियां होती हैं वो होती क्या है? नदी नदी होती है। ठीक है, नदियां जो होती हैं विशेषतः अगर जो हम अपने प्रदेश के बनावट के आधार पर बात करें तो नदियां कैसे उत्पत्ति होती है और क्या इनका संदर्भ होता है। तो आप भी जानते हैं कि जो बड़े बड़े पहाड़ वगैरह होते हैं उन्हीं पहाड़ों से क्या होता है, जब छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं और उसमें कई सारी और धाराएं मिलती चली जाती हैं, तो यही क्या करती हैं, मैदानी भाग में नदियों का स्वरूप धारित करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक बिंदु आता है वो आता है इनके प्रवाह का। तो एक चीज बताइएगा, पानी की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या करती है? जाहिर सी बात है, वो ऊंचाई से ढलान की तरफ बहती है। और इसी बिंदु की अगर बात करें तो हमारे प्रदेश के अंतर्गत भी ये कहीं न कहीं पहलू आपको दे मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा जो पूरा प्रदेश है वो क्या है, कुछ इस तरीके से मैप धारित करता है। अब इस उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जो कि वर्तमान में कुछ इस तरीके से पर्दे से लिए हुए है, तो हमारा जो खास करके अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी क्षेत्र होता है, और पश्चिमी के अलावा अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र कौन सा होता है, तो ये आपका पूर्वी होता है। ठीक है, और इसको एग्जैक्ट हम पश्चिमी नहीं कहेंगे क्योंकि ये आपका पश्चिम तो भाग है ही है, लेकिन उत्तर के साथ लिया हुआ है, तो इस कारण से इसको हम उत्तरी पश्चिमी नाम दे सकते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम उत्तरी पश्चिमी नाम देंगे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसको हम दक्षिणी पूर्वी भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्वी की संज्ञा देंगे। क्लियर? बनावट के आधार पे अगर देखा जाए तो इस बनावट के आधार पे कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, क्योंकि हमारे उत्तर में क्या है, बड़े स्तर पे आपकी हिमालय श्रृंखला है, और हिमालय के क्रम में अगर बात करें तो जो नदियां निकलती हैं वो आपके कुछ इस तरीके से बहाव लिए होती हैं, कुछ इस तरीके से इनका बहाव होता है। तो यही बिंदु आपको दे मिलता है कि जब हम अपने यहाँ पे प्रवाह की बात करते हैं, किसकी, इन नदियों के प्रवाह की बात करें, अपवाह की अगर बात करें तो ये किस तरीके से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो नदियों का सबसे पहला बिंदु ध्यान रखिएगा
कि हमारे प्रदेश की जो नदियां होती हैं इनका जो प्रवाह होता है, जो आपका फ्लो होता है, वो किस तरीके से होता है। तो हमारे प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं सामान्यतः उनका जो प्रवाह है वो आपके उत्तर पश्चिम से, नदियों की अगर बात करें तो इन नदियों का प्रवाह आपको उत्तर पश्चिम दिशा से कहां तक हो जाता है, तो ये आपका दक्षिण पूरब तक देखने मिलता है। नदियों का जो हमारे यहाँ पे विशेष प्रवाह है वो क्या हो जाता है, तो आपके उत्तर पश्चिम दिशा से लेकर के ये आपके दक्षिण पूरब दिशा तक देखने को मिलता है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी इसी के साथ अगर बात करें, ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें, क्योंकि नदियां जो हैं वो कहां से निकल रही हैं, वो पहाड़ों से निकल रही हैं, और जाहिर सी बात है कि इन नदियों के क्रम में आप भी जानते हैं कई सारी नदियां क्या होती हैं, आपके प्रमुखता से निकलती रहती हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जब आप इन नदियों का प्रवाह देख पा रहे हैं तो इन नदी के प्रवाह में आपने इन मैदानी भागों को देखा, और इस मैदानी भाग में जब देखते हैं तो इन नदियों का जो प्रवाह होता है ये क्या आपस में कहीं मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। और गणित में आप एक चीज जानते हैं कि जब दो रेखाएं क्या होती हैं, एक साथ बराबर दूरी तय करती हैं, तो उसको हम समांतर रेखा या फिर पैरेलल रेखा कहते हैं। तो वही बिंदु आपको देख मिलता है कि हमारे यहाँ पे जो मैदानी भाग होता है, कौन सा भाग, हमारे प्रदेश का जो मैदानी भाग होता है, मैदानी भाग, या जिसको हम प्लेन एरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम प्लेन एरिया भी कहते हैं, उस प्लेन की अगर बात करते हैं तो इस प्लेन में क्या कंडीशन होती है, खास करके जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे नदियों की, ठीक है, प्लेन्स की अगर बात करें तो प्लेन्स में नदियों की क्या संकल्पना होती है। तो प्लेन एरिया में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो नदियों का क्रम होता है वो आपको समानांतर अपवाह देख मिलता है। क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो नदियों का फ्लो देख मिलता है वो किस तरीके से हो जाता है, तो ये आपका समानांतर अपवाह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर जो अपने प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो विशेषता क्या होता है, अफवाह का क्रम देख मिलता है, वो क्या हो जाता है, वो आपको देख मिलता है हमारे प्रदेश में खास करके समानांतर अपवाह। क्लियर है, जब हम मैदानी भाग की बात करें तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश में नदियों के प्रवाह की, तो नदियों का जो प्रवाह होता है सबसे पहला बिंदु होता है दिशा के आधार पे। तो दिशा के आधार पे उत्तर पश्चिम दिशा से आपकी क्या हो जाती है, ये दक्षिण पूर्व दिशा तक जाती है। और दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है मैदानी क्षेत्र को, और मैदानी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपके समानांतर अपवाह या जिसको हम पैरेलल रन ऑफ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम अपने प्रदेश के नदियों की बात करें तो अब दूसरा पहलू जो आता है वो ये आता है कि हमारे प्रदेश में नदियां किस प्रकार से निकलती हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अपने प्रदेश की बनावट को विशेषतः पढ़ चुके हैं और हमारा प्रदेश जो है वो 3 भागों से मिलकर के बना है। कौन कौन सी, तो एक भाग है हिमालय की तलहटी वाला अर्थात हिमालय का तराई वाला क्षेत्र, दूसरा होता है मैदान जहां पे हम गंगा यमुना के मैदान की बात करते हैं, और तीसरा होता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसी आधार पे हमारे यहाँ पे क्या होती है, नदियों का भी उद्गम माना जाता है। और नदियों के उद्गम की जब बात करते हैं, नदियों के जब हम उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम किस प्रकार से होता है, तो इसका जो उद्गम होता है वो क्या होता है, वो आपको 3 प्रकार से देखने मिलता है। कितने प्रकार से, हमारे यहाँ पे नदियों की जब बात करते हैं तो नदियों का जो उद्गम होता है वो आपको 3 प्रमुख प्रकार से देखने मिलता है। और इसकी जब बात करते हैं तो कौन कौन से, तो जाहिर सी बात है पहली नदियां होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ऐसी नदियां जो क्या करती हैं, हिमालय से निकलती हैं। अब जाहिर सी बात है कि हिमालय से निकलेगी तो इसमें क्या होगा, साल भर आपका पानी बना रहेगा, और इसी कारण से इसको हम सदा नीरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें पूरे साल प्रवाह निरंतर बना रहता है। जाहिर सी बात है कि ये जो नदियां निकलती हैं बर्फ के पिघलने से निकलती हैं, तो इस कारण से सदा नीरा इनको नाम दिया जाता है।
दूसरा होता है, और दूसरी जो होती है वो निकलती है आपके मैदानी भाग से। तो इसको हम मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों की संज्ञा देते हैं। विशेषतः अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राकृतिक स्तर पे आपने देखा होगा मैदानी भाग में क्या होगा, कोई बड़ा सा झील होगा, कोई बड़ा सा कुंड होगा, या कोई ऐसा स्रोत जहां से कोई छोटी मोटी नदी निकलती हो, तो उससे क्या करते हैं हम मैदानी भाग की संकल्पना लेते हैं। लेकिन पुनः ध्यान रखिएगा, ये जो मैदानी भाग से निकलने वाली नदी होगी, हो सकता हो कि इसका प्रवाह लगातार हो, और हो सकता हो कभी कभी इसका प्रवाह कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बरसात में ज्यादा, जब बरसात होती है तभी तो झील और ताल तलैये में पानी आती है, बरसात नहीं होगी तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो नदी में प्रवाह नहीं होगा। तो इस कारण से यहाँ पे प्रवाह की जब बात करते हैं तो वो आपको अल्प मात्रा में मिलती है। और तीसरा जो माध्यम होता है वो होता है आपका दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदी, ठीक है। और पठारी भाग की जब बात करते हैं तो इस पठारी भाग से किस प्रकार की नदियां निकलती हैं, तो पठारी भाग की अगर देखा जाए तो पठारी भाग में जनरली आप जानते हैं कि जो पठार होता है उसमें बड़े बड़े कुंड होते हैं, गड्ढे होते हैं, और उन गड्ढों में ही क्या होता है कहीं ना कहीं गर्त के आधार पे ही पानी निकलता है, और उस स्रोत के माध्यम से ही छोटी मोटी नदियां बनती चली जाती हैं। तो इस तरीके से पठारी भाग से क्या होता है हमारे प्रदेश में नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके हम बात करें कितना, यहाँ पे जब नदियों की बात कर रहे हैं तो नदियां हमारी क्या होती हैं, 3 प्रकार की विशेषता आपको मिलती हैं। और इन नदियों की जब बात करते हैं तो कौन कौन से, हिमालय से, मैदानी भाग से और आपके पठारी भाग से। कहाँ कहाँ से? हिमालय से, मैदानी भाग से और पठारी भाग से। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाती हैं, 3 प्रमुख भाग से निकलने वाली नदियां हो जाती हैं। क्लियर है? यहां तक कोई बिंदु में अगर जो आपको संशय लगता है तो आप जरूर यहीं पर रोक करके बता देंगे, जिससे हम उस पहलू की चर्चा यहीं पर समाप्त कर लें, ठीक है। तो इस कारण से परेशान मत होइए। क्लियर? और बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डिजिटल माध्यम है, ठीक है। डिजिटल माध्यम में आपको पढ़ाई जैसे अनुरूप मिलती है उस तरीके से करते रहिए। अगर जो क्लास में पूरी तरीके से बाकायदगी करेंगे ना तो हम आपसे भी बड़े क्या हैं, बाचाल हैं। तो इस कारण से आपकी बातों को दरकिनार करते हुए हमारी बातों को ऊपर रखा जाएगा। और सीधी सी बात, अगर जो कोई अनर्गल बात करेगा तो उसके लिए हम कोर्स यहाँ पे डीएक्टिवेट भी करने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था, और ऑनलाइन फ्रॉड का कोई आपका केस नहीं होता है, ये आपको बता दें, ठीक है। तो सुविधा के लिए ध्यान रखिएगा, आप बाद में कोई केस वोस ना कर पाएंगे, अरे कुछ पैसा लेके भाग गया, कुछ ना होगा, ठीक है। कहीं ना कुछ हो पाएगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन पैसा दिया था, पता नहीं किसे दिया था, हम तो कहेंगे भाई फर्जी है, तो क्या कर लोगे, ठीक है। तो इस कारण से कायदे में रह के केवल पढ़ाई पे फोकस रखो। हाँ, जो जरूरत की चीजें हों उसे हम बार बार कहते हैं, यहाँ पे भी कहते हैं, इवन हम ये भी कहते हैं कि आपको नहीं यहाँ पे एक तरीके से माध्यम मिल पा रहा है तो आप हमें पर्सनल कर दो भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं से बोल के हमें दे दो। हमने कई बार आपको सोर्स भी बता रखा है कि आप वहां से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जब क्लास में रहते हैं तो इस क्लास की गरिमा को बना के रखें, ठीक है। चलेगा, किसकी बात करें हम? यहाँ पे बात करें नदियों को आधारित करते हुए। अगर यहीं पर देखा जाए, ठीक है, यहीं पर अगर देखा जाए तो अब हम अगर जो एक एक नदियों की चर्चा करें जो कि हमारे प्रदेश में प्रमुखता से निकलती है, तो जाहिर सी बात है मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, और खास करके जीवनदायिनी के संदर्भ में बात करें तो पहली नदी होती है आपकी गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। और गंगा की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं गंगा विशेषतः पूरे भारत के क्रम में देश की सबसे पवित्र नदियों में माने जाने वाली कहा जाती है, ये आपके क्रम आपको मिलती है। और इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु ये आता है कि ये जो नदी है वो निकलती कहाँ से है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो उस उत्तराखंड राज्य में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। और इस गंगोत्री ग्लेशियर की जब बात करते हैं तो इसी गंगोत्री ग्लेशियर के एक पार्टिकुलर प्लेस की जब बात करते हैं तो वहां पे एक जगह पड़ता है गोमुख। तो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम के स्थान से क्या होती है, इस गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन पुनः ध्यान रखिएगा, यह गंगा नदी सीधे गंगा ना होती है। जब ये शुरू में निकलती है तो इसका संदर्भ होता है एक नदी के स्वरूप में। और इस नदी की जब बात करते हैं तो इस नदी का जो स्वरूप होता है वो होता है कुछ इस तरीके से।
कि ये नदी जब निकलती है तो इस नदी को हम नाम देते हैं अपने यहाँ पे, इसे नाम दिया जाता है एक छोटा सा नाम, और ये जो छोटा सा संदर्भ होता है वो आपको देख मिलता है किसके रूप में, तो ये हो जाता है आपका एक नदी का रूप होता है, और इसको हम सामान्यतः नाम देते हैं इसे हम नाम देते हैं भागीरथी का। ठीक है, तो जब ये गोमुख नाम के प्लेस से निकलती है तो इसे नाम दिया जाता है भागीरथी। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी नदी का और जुड़ाव इसमें देखने मिलता है, और उस छोटी सी नदी की जब बात करते हैं तो वो एक दूसरे जगह से मिल करके यहाँ पे आपको देखने मिलती है, जो क्या करती है, इसमें अटैच होती है। ठीक है, अगर जो इसकी बात करें तो ये नदी क्या होती है, इसमें अटैच होती है, और इस नदी को हम अपने यहाँ पे क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है आपका अलकनंदा। क्या बोलते हैं, इस नदी को हम अपने यहाँ पे अलकनंदा नाम देते हैं। तो दो अलग अलग नदियां, एक होती है आपकी भागीरथी नदी और दूसरी होती है अलकनंदा नदी। इन दोनों नदियों की जब बात करते हैं तो इन दोनों नदियों का क्या होता है, एक संगम होता है। कहां पे, जाहिर सी बात है, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। और संगम की जब बात करते हैं तो ये संगम होता है आपके देवप्रयाग नाम का एक स्थल पड़ता है, और उसी देवप्रयाग में मिलने के संदर्भ में अगर बात करें तो जब ये देवप्रयाग में मिलती है तब इसके बाद क्या होता है, इसका वर्जिनल स्वरूप, अर्थात आज के क्रम की अगर बात करते हैं तो आज की जो आपकी गंगा नदी हो जाती है वो आपको देखने को मिलती है। क्लियर है, तो इस चीज को विशेषतः ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे जो गंगा का क्रम हो जाता है वो किस तरीके से होती है, तो वो भागीरथ जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख नाम के प्लेस से भगीरथी नाम के नदी के रूप में निकलती है, छोटी सी धारा के रूप में। और अलकनंदा की जब बात करते हैं तो एक अलग धारा, ये क्या करती है, ये दूसरी जगह से निकलती है। अब ये दोनों धाराएं आकर के मिलती हैं आपके देवप्रयाग नाम का एक प्लेस पड़ता है आपके उत्तराखंड में, और वहां पे अब इसका नाम क्या हो जाता है, सम्मिलित रूप से गंगा हो जाता है। क्लियर है जी, बिल्कुल। देव की जब बात करते हैं, डीएवी की बात करते हैं, तो इसी क्रम में आपको मिलता है कि हमारे यहाँ पे भागीरथी से क्या हो जाती है, देवप्रयाग का संगम आपको देखने को मिलता है। अरे ऋषभ बाबू परेशान मत होइए, गंगा की कौन सी नदी है, सहायक नदी, मतलब हद है, नदियां पढ़ा चुके हैं, अभी नदी में तो नैया डोलेगा, परेशान काहे हो रहे हो। ठीक है, नदी के क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा। जब हम बात करें कि इसकी गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो विस्तार आपको प्रमुखता से देख मिल रहा है वो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, अब आपको आगे तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस गंगा की जब बात करते हैं तो इस गंगा के स्वरूप में ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पहलू आपको देख मिलते हैं इसके प्रमुखता से अलग अलग नदियों का बिंदु। ठीक है, कौन कौन सी नदियां और किस किस तरीके से इसमें क्या करती हैं, अटैच करती हैं। ग्लेशियर मतलब आप जानते होंगे, ग्लेशियर इन द सेंस जब हम बर्फ की बात करते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो तापमान के प्रभाव में क्या होते हैं, पिघलते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब वो पिघलेगा तो पिघले के नाते क्या करेगा, वो आगे ग्रो करेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है जब हम बात करते हैं ग्लेशियर की, तो ग्लेशियर मतलब होता है कि जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं पानी के रूप में, तो वही आपका देखने को मिलता है। ठीक है, और कोई कह रहा है कि अरे क्या पूछा है, अफवाह, अफवाह मतलब वो अफवाह मतलब अपवाद की बात ना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अफवाह का संदर्भ यही होता है कि हमारे यहाँ पे जब बात की जाती है प्रवाह की, ठीक है, प्रवाह की जब बात करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहने की बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाकी यहां तक कोई संशय नहीं होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जब गंगा नदी चलती है तो पहले पहाड़ी भाग में होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक जगह पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार विशेष ध्यान रखिएगा, हरिद्वार में क्या करती है, ये आपके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ पे, ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, हरिद्वार की जब बात करते हैं तो इस हरिद्वार में ये आपके मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और हरिद्वार के बाद जब थोड़ा सा और आगे चलती है
तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहां पे प्रवेश करती है, तो ये बिंदु ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक जिला पड़ता है जिसका नाम होता है आपका बिजनौर। क्या नाम होता है? बिजनौर जिले की जब बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से क्या होता है, आपके गंगा नदी का प्रवेश संदर्भ देख मिलता है। तो इसी कारण से इसको हम गंगा नदी के क्रम में इसका प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा नदी का जो प्रवेश द्वार यूपी में बोला जाता है, तो कह सकते हैं कि यूपी में प्रवेश द्वार गंगा का कौन सा होता है, तो यूपी में प्रवेश द्वार गंगा का आपका बिजनौर हो जाता है। ठीक है, तो बिजनौर से क्या करती है, आपकी गंगा नदी आपके पूरे कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और आप भी जानते हैं कि जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इसके बाद हमारा जो सबसे पूर्वी जिला होता है, अर्थात यहाँ पे आपका बलिया, तो इस बलिया से क्या करती है, फिर निकल जाती है आपके कहाँ पे, तो ये निकल जाती है आपके बिहार में। तो बलिया को हम यहाँ पे आपके गंगा का अंतिम बिंदु भी मान सकते हैं। ठीक है, अंतिम अगर जो देखा जाए तो अंतिम जो बिंदु होता है वो आपका क्या हो जाता है, बलिया के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि गंगा की बात करें तो गंगा का संदर्भ विशेष, अगर जो हम इसके कुल लंबाई की बात करें, किसकी, गंगा की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलती है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर हो जाती है। और साथ ही साथ अगर गंगा की बात करें तो इसकी उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई, क्या, उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई इसकी कितनी हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो आपकी हो जाती है 1450 किलोमीटर। कितना? 1450 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई हो जाती है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से, कितने, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आपके उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने? 28 जिलों की जब बात करते हैं तो 28 जिलों से क्या हो जाता है, इसका प्रवाह आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, तो गंगा के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रदेश में क्या करती है, आपके बिजनौर से प्रवेश करती है और बिजनौर से प्रवेश करने के बाद क्या करती है, ये आपके बलिया के अंतिम छोर पे देखने मिलती है। बाकी अगर देखा जाए तो कुल लंबाई के क्रम में 2525 किलोमीटर, साथ ही साथ यूपी में कुल लंबाई तो 1450 किलोमीटर, और यूपी के जिलों की जब बात करते हैं तो कुल 28 जिलों से होकर के निकलती है। यहां तक बिंदु क्लियर है? क्लियर है? यहां तक अगर जो देखा जाए तो यहां तक बिंदु आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम यही गंगा की बात करते हैं तो इस गंगा के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इसके कुछ एक महत्वपूर्ण पहलू आपको पता होने चाहिए। कौन से? जैसा कि आपने सहायक की बात की, तो सहायक के ध्यान रखिएगा, सहायक का जो क्रम होता है वो आपको दो तरीके से मिलता है। एक कौन सा? तो एक होता है आपका उत्तरी दिशा से। ठीक है, अर्थात उत्तर भाग से कौन कौन सी सहायक नदी है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा भाग हम देखते हैं दक्षिण दिशा की तरफ से। ठीक है, उत्तर भाग, और उत्तर के अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा भाग हम मान लेते हैं आपके दक्षिण दिशा की तरफ से। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण का अगर जो हम संदर्भ लेना चाहें तो उसका संदर्भ विशेषतः किस प्रकार से होगा, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर और दक्षिण के क्रम में अगर हम बात करें किसका, अपने प्रदेश में खास करके गंगा नदी का, तो गंगा का क्रम देखने को मिलता है। तो वो किस तरीके से देख मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे गंगा का विस्तार आपको प्रमुखता से देख मिलता है वो उत्तर और दक्षिण के स्वरूप में किस तरीके से होता है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर और दक्षिण की जब बात करते हैं तो उसका स्वरूप कुछ आपको अलग अलग तरीके से मिलता है। जब हम सहायक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका उत्तर और उत्तर के अलावा दक्षिण। ठीक है, तो दोनों दिशाओं के आधार पर अगर बात करें तो इसका स्वरूप विशेष ध्यान रखिएगा, जब गंगा नदी आपके बिजनौर से प्रवेश की और बिजनौर के बाद जब आपके आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में ही क्या होता है, इसमें प्रमुखता से कुछ एक नदियां मिलना चालू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे एक जगह पड़ता है जिसका नाम होता है कन्नौज। क्या? एक जगह होता है जिसका नाम होता है कन्नौज, और इस कन्नौज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे एक नदी होती है जिसका नाम होता है रामगंगा। ठीक है, और रामगंगा की जब बात करते हैं तो रामगंगा क्या करती है, ये आपकी मिल जाती है आपके कन्नौज नाम के प्लेस पे। ठीक है, तो कन्नौज से कुछ ही दूरी पे आपको क्या देख मिलता है कि रामगंगा नाम की जो एक नदी होती है वो आपकी कन्नौज में आके मिलती है। ठीक है, इसके अलावा
आप भी जानते होंगे बड़े स्तर पे आपका प्रयागराज, और प्रयागराज को कैसे आप भूल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नदियां मिलती हैं, ठीक है। एक तो आपके दक्षिणी भाग से मिलती है अर्थात इधर से मिलती है, और ये जो नदी होती है वो कौन से मिलती है, तो ये मिलती है आपकी यमुना नदी, ठीक है। यमुना आप भी जानते हैं कि यमुना यहीं पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, और यमुना की जब बात करते हैं तो यमुना क्या होती है, आपकी मिलती है दक्षिण भाग से। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, दक्षिण भाग के क्रम में ही एक नदी और आपको मिलती है, हालांकि वो मिलती है बिहार में, लेकिन फिर भी उसका संबंध आपके प्रदेश से ही जुड़ता है, और इसकी जब बात करते हैं तो ये आपको मिलती है सोन नदी के क्रम में। किस नाम में? सोन नदी की जब बात करते हैं तो सोन नदी के क्रम में आपको इसका नाम देखने को मिलता है। सोन के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी नदी का संदर्भ देख मिलता है, जो कि आपको देख मिलता है किसके रूप में, तो वो देख मिलता है टोंस नदी के क्रम में। किसके रूप में? टोंस नदी के क्रम में। तो तीन नदियां प्रमुखता से ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये संदर्भ आपको देख मिलता है कि यमुना नदी आपके गंगा की सहायक, टोंस नदी यमुना की सहायक, और साथ ही साथ सोन नदी ये यमुना की सहायक है, और दिशा के आधार पर अगर देखा जाए तो ये दक्षिण दिशा से मिल रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपकी रामगंगा के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका गोमती नदी। कौन सी नदी? रामगंगा के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा अगली नदी का संदर्भ होता है आपका गोमती नदी, ठीक है। और गोमती भी क्या होती है? गोमती भी आपके गंगा की ही सहायक होती है, लेकिन वो मिलती किधर से है? उधर से है, उधर इन द सेंस उत्तर भाग की तरफ से मिलती है। गोमती के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका घाघरा नदी, और घाघरा के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपकी गंडक नदी, ठीक है। घाघरा नदी और घाघरा के अलावा अगर बात करें तो आपकी गंडक नदी। गंडक के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। गंडक के अलावा अगर बात करते हैं, थोड़ा सा पहले लिखना पड़ेगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, ठीक है। अगली नदी बागमती हो जाती है, और बागमती के अलावा अगर बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा एक और नदी होती है कोसी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं दिशा के आधार पे, तो दिशा के आधार पे ध्यान रखिएगा हमारी उत्तर की तरफ से यमुना नदी, सोन नदी और क्या हो जाती है, टोंस नदी, ये उत्तर दिशा की तरफ से मिलती हैं, जबकि अगर देखा जाए तो आपका जो दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण की तरफ से यमुना टोंस हो गई, और उत्तर की अगर बात करते हैं तो उत्तर से आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी, ये नदियां क्या हो जाती हैं, ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये क्लास कब से होती है? तो ये क्लास सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होती है। ये देखो बैठे तो हम बता तो रहे, ससुरा भोजवाल, बताओ ने पढ़ना है। ये बोल का रहे हैं कि मतलब हमारा नंबर ले लो तो हम क्या करेंगे, तुम्हें सुबह उठा देंगे, बल्कि चाय वाय भी पिला देंगे, और क्या करना, टाइम से आके क्लास ले लेना। वाह भाई वाह, अपनी क्लास की तो इन्हें फिक्र ना है, बाकी दूसरे के लिए तैयार हैं। ऐसा है तो फिर हमारा नंबर ले लेते, हाँ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें सुबह कोई उठा देता तो हम सुबह उठ के जल्दी से क्या करते, अपनी भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई और जो क्लास वगैरह तैयार करना होता वो जल्दी से हो जाता, ठीक है। हमारा नंबर वाले लो, ठीक है। हद है पूरी तरीके से। नोट नहीं करेंगे क्या? ये नोट ना किया जा रहा है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, नोट ही हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपकी नोट ही हो रही हैं। जब हम बात करें किसको आधारित करते, अपने प्रदेश के अंतर्गत खास करके, जैसा कि हमने पहले नदी का संदर्भ लिया गंगा नदी, और गंगा नदी के आधार पे देखा कि किस तरीके से आपकी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या नोट करना है भाई, मैपवा देखते हमें याद आ जा रहा है, क्या देखना है बताओ, नोट क्या करना है। मान लो हम क्लास में ऐसे अंदर किए, और जैसे जैसे क्लास में घुसे, अच्छा अमित बाबू गंगा नदी पढ़ा रहे हो,
गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हाँ बिल्कुल सही पढ़ाया, गोमुख नाम का, अच्छा हाँ गोमुख नाम के प्लेस से निकलती है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। और जब गोमुख से निकलती है तो ध्यान रखना वहां पे इसका नाम क्या होता है, ये बात तो पता चल रही है, भागीरथी उसका नाम होता है, और भागीरथी के साथ क्या होती है, अलकनंदा आके देवप्रयाग में मिल जाती है, तो इसका नाम गंगा हो जाता है। यही के अलावा अगर जो देखा जाए तो फिर आपके हरिद्वार में क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में बिजनौर जो जिला है वो क्या होता है, गंगा का प्रवेश द्वार होता है, और ये बहती बहती क्या होती है, बलिया अर्थात उत्तर प्रदेश के अंतिमी छोर तक चली जाती है। सहायक की अगर बात करते हैं तो सहायक कौन कौन सी हो गई, तो दक्षिण और उत्तर दिशा के आधार पर बता दिया कि आपकी उत्तर दिशा की तरफ से जो हमारी नदियां हैं, जैसे रामगंगा नदी है कन्नौज के रूप में, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती और कोसी, ये आपकी उत्तर दिशा से मिलती हैं। जबकि हम यमुना, टोस और सोन की बात करते हैं तो ये आपकी दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। अब इसमें कोई उल्लू का लिखा देगा, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि कुल लंबाई 2525 हो जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तीसरा होता है यूपी में कुल लंबाई, तो आपका 1450। इसके अलावा बात करते हैं तो आपके उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से क्या करती है, या आपके प्रमुखता से प्रवाह करती है, ठीक है। तो ये नदी ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसकी जब बात करते हैं तो इसको मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी नदी के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए, क्लियर है, इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद जो अगला पड़ाव होता है, अगला बिंदु आपको देख मिलता है, अगर जो उसकी बात करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, तो अगली नदी का जो संदर्भ होता है वो हमारे यहाँ पे खास करके किसके रूप में देख मिलता है, तो आपके यमुना नदी के रूप में देख मिलता है। किसके रूप में, यमुना नदी के रूप में। और यमुना की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारे यहाँ पे गंगा का उद्गम होता है, उसी तरीके से यमुना भी क्या करती है, आपके हिमालय से निकलती है। और हिमालय के क्रम में अगर देखा जाए तो हिमालय पे खास करके एक आपका कह सकते हो कि यहाँ पे भी एक आपको ग्लेशियर देख मिलेगा, और उसको जब हम नाम देते हैं तो वो नाम देते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। तो उस ग्लेशियर का नाम ही है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर की जब बात करते हैं तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे पड़ती है, तो ये वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ती है। लेकिन यमुनोत्री ग्लेशियर जैसा कि हमने देखा था, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी उद्गम हो रही है, लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा कि जब गंगा नदी निकल रही थी तो गोमुख नाम के प्लेस से निकल रही थी। अब अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कहां से निकलती है, तो ये हिमालयी घाटी में कई सारी चूंकि पहाड़ियां पड़ती हैं, तो वहां पे एक आपका पहाड़ी का क्रम देख मिलता है जिसका नाम होता है बंदरपूंछ हिमालय। क्या नाम होता है, बंदरपूंछ श्रेणी, उसे नाम ही दिया जाता है, उस पर्वत चोटी का नाम ही है बंदरपूंछ श्रेणी। और इस बंदरपूंछ श्रेणी की जब बात करते हैं तो इस बंदरपूंछ श्रेणी की क्या होती है, पश्चिमी ढाल से निकलती है। कहां से, बंदरपूंछ श्रेणी की जब बात करते हैं तो इस बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। किस ढाल से, पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है। पश्चिमी ढाल आप समझ पा रहे होंगे कि भाई मान लेते हैं कि ये हमारा हिमालय है, और इसको अगर जो हमने पूरब मान लिया और इसे हम पश्चिम मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इधर की तरफ से नदी निकल रही है, बस सीधी सी बात, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ से निकलती है, तो पश्चिमी ढाल से निकलने के नाते इसको हम क्या मानते हैं, पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी। खास करके जो श्रेणी है वो क्या हो जाती है, वो आपके बंदरपूंछ श्रेणी के रूप में देख मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर की जब बात करते हैं तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर के क्रम में बंदरपूंछ श्रेणी से आपके पश्चिमी ढाल से प्रमुखता से इसका उद्गम होता है। साथ ही साथ अब अगर जो देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहां पे प्रवेश करती है, ठीक है। यूपी में अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका प्रवेश कहां पर होता है, और यूपी के क्रम में अगर जो इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो ये जो आपको देख मिलता है वो कहां पे, तो ये ध्यान रखिएगा एक जगह पड़ता है फैजाबाद। ये अयोध्या वाला फैजाबाद नहीं है, इसे बार बार हम कहते हैं। ये जो फैजाबाद है ये सहारनपुर में एक छोटा सा लोकेशन होता है। क्या होता है, सहारनपुर जिले की जब बात करते हैं तो इस सहारनपुर में क्या होता है, एक छोटा सा लोकेशन होता है खास करके फैजाबाद के नाम से। तो वहां पे क्या करती है, ये आपके उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस उत्तर प्रदेश के क्रम में फैजाबाद नाम का एक प्लेस होता है, और इनकी जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर जो बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले में बहती है, कुल कितने जिलों में बहती है, और जाहिर सी बात है अगर जो इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों में बहती है, ठीक है। 19 अलग अलग जिलों में क्या होता है, इसका बहाव प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। 19 जिलों की जब बात करते हैं तो 19 अलग अलग जिलों से क्या होता है, इसका बहाव प्रमुखता से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं किसका, आपके प्रदेश में जब हम यमुना नदी की बात करें और यमुना के क्रम में अगर बात करें तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, उनका भी थोड़ा सा नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपकी परीक्षा में क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें एक नदी मिलती है बेतवा नदी। यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है बेतवा नदी, और ये जो बेतवा नदी मिलती है वो मिलती है आपके हमीरपुर नाम की जगह पर। कहां पे, हमीरपुर की जब बात करते हैं तो इस हमीरपुर में क्या होती है, आपकी बेतवा नदी प्रमुखता से यमुना की एक सहायक के रूप में मिलती है। बाकी अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक और नदी का नाम होता है जिसका नाम होता है केन नदी। ठीक है, एक और नदी होती है जिसका नाम होता है केन नदी, और इस केन नदी की जब बात करते हैं तो ये कहां मिलती है, ये आपके बांदा में प्रमुखता से। कहां पे, बांदा की जब बात करते हैं तो उस बांदा में केन नदी का संदर्भ आपको देख मिलता है। और बांदा एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं तो बांदा में एक जगह पड़ता है भोजहा नाम से। कौन सा, भोजहा की जब बात करते हैं तो उस बांदा भोजहा में आपके केन नदी का क्या होता है, एक साथ सम्मिलन होता है। इसके अलावा अगर यहीं पे बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपका एक संदर्भ होता है चंबल नदी का, और चंबल की जब बात करते हैं तो चंबल कहां मिलती है, यह आपके मिलती है इटावा जिले में। कहां पे, इटावा जिले की जब बात करते हैं तो इटावा में क्या होती है, आपकी चंबल नदी प्रमुखता से देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो एक नदी और ध्यान रखिएगा, सिंध नदी। कौन सी, एक नदी होती है जिसका नाम होता है सिंध नदी, और ये सिंध कहां मिलती है, तो ये मिलती है आपके जालौन में। कहां पे, जालौन जिले की जब बात करते हैं तो उस जालौन जिले के अंतर्गत आपका सिंध नदी क्या होती है, ये आपकी यहाँ पे मिल जाती है। एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो कह सकते हो कि आपका जो जगमनपुर है, कौन सा, जगमनपुर की जब बात करते हैं तो उस जगमनपुर में इसका मिलन प्रमुखता से हो जाता है। ठीक है, तो सिंध नदी की जब बात करते हैं तो सिंध नदी जालौन के जगमनपुर में प्रमुखता से आपको देखने को मिलती है। यहीं पर एक छोटी सी नदी की अगर बात करें तो आपने सुना होगा हिंडन नदी, क्या हो जाती है, हिंडन की अगर बात करते हैं तो ये हिंडन कहां पे मिलती है, तो हिंडन की जब बात करते हैं तो ये आपका कहां पे मिलती है, तो ये आपके नोएडा में मिलती है। कहां पे, नोएडा की जब बात करते हैं तो इस नोएडा में प्रमुखता से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जब हम यमुना नदी की बात करें, क्लियर है, यमुना नदी की जब बात करते हैं तो इस यमुना नदी के क्रम में खासा ध्यान रखिएगा कि हिंडन में आपकी नोएडा मिलती है, चंबल की जब बात करते हैं तो इटावा में, बेतवा नदी हमीरपुर में, केन नदी बांदा में जो कि भोजहा नाम का लोकेशन है, और सिंध की जब बात करते हैं तो आपके जालौन के जगमनपुर में इन सब का क्या हो जाता है, मिलन आपको देखने को मिलता है। बाकी पूरी नदी की जब बात करते हैं तो ये जो कुल लंबाई है इसकी 19 जिलों के अंतर्गत टोटल लंबाई इसकी आपको मिलती है 1376 किलोमीटर। कितना, 1376 किलोमीटर इस नदी की लंबाई आपको देखने को मिलती है। और आप भी जानते हैं कि अंतिम बिंदु इसका क्या होता है, तो अंतिम बिंदु आपका हो जाता है यहाँ पे एक छोटा सा जगह, और जहाँ पे क्या होता है आपका प्रयागराज देखने मिलता है। और जाहिर सी बात है कि इस प्रयागराज में क्या होती है, ये जाके खुद गंगा की सहायक हो जाती है। क्या हो जाती है, गंगा की सहायक हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं कि ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से गंगा के सहायक की जब बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। यहां तक बिंदु क्लियर है। क्योंकि ये जो दो नदियां होती हैं ये काफी महत्वपूर्ण नदी होती है, एक आपकी गंगा नदी और एक आपकी यमुना नदी। तो इन दोनों को समझ लिए, बाकी बेड़ा पार है। क्यों, क्योंकि लगभग हम और सारी चीजों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये दो नदियां हमारे प्रदेश की क्या हो जाती हैं, काफी महत्वपूर्ण होती है। एक आपकी कह सकते हो कि आपकी यमुना नदी, और दूसरी आपकी मोक्षदायिनी गंगा नदी। क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है। इतना ना पूछा जाएगा। ठीक है, अगर जो इतना पूछा जाता तो जरूर लिखा देते, इसके लिए परेशान ना हो। कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो पता चला इतना नोट ना बना पा रहे हो, जिलों की संख्या पूछ रहे हैं। हमें क्या करना, अभी मैप लगा के दिखा देंगे, ये रहे जिले, ऐसे गई है नदी। जो चीजें आपकी परीक्षा के रिलेवेंट है उतनी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना ना परेशान हो। पॉइंट में लिखवाएं, बघेल जी कह रहे हैं, तो पॉइंट है तो है महाराज,
यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, खास करके पश्चिमी ढाल से, जो कि आपके बंदरपूंछ श्रेणी में पड़ता है। यूपी में आपके प्रवेश करती है। यूपी में जब प्रवेश करती है तो आपके फैजाबाद के सहारनपुर में करती है। कितने जिलों से होके बहती है? तो 19 जिलों से बह के जाती है। कुल 1376 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई होती है। कुछ सहायक की जब बात करते हैं तो हिंडन नदी नोएडा में, चंबल नदी इटावा में, बेतवा नदी हमीरपुर में, केन नदी बांदा में, सिंध नदी जालौन में, प्रयागराज क्या हो जाती है? अंतिम नदी हो जाती है। ये अलग अलग पहलू होते हैं। कह सकते हो जब हम पीछे क्या करते थे, थोड़ा सा लंबा लिखा के बताते थे, तो हम बच्चों की डिमांड रहती है कि दाना बता के बताओ। तो यहाँ जब कीवर्ड बता रहे हैं तो फिर लिख के दिखाओ। एक पुरानी कहावत होती है, आपने सुनी भी होगी, गधे और व्यापारी की, जहाँ पे अगर जो गधे की बात करते हैं, व्यापारी की बात करते हैं, तो जब गधे के ऊपर व्यापारी बैठा था तो लोग कहते हैं अरे यार कितना निर्दयी व्यापारी है, गधे की जान ले लेगा। तो व्यापारी ने सोचा सही लोग कर रहे हैं, हम उतर जाते हैं। तो उतर के जाने लगा, तब भी लोग आगे मिले तो फिर कह रहे हैं हाँ कितना पागल है बताओ, इसके पास इतना बढ़िया गधा है और खुद पैदल चल रहा है। तो व्यापारी को लगा बात तो जायज है। अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने गधे को रख लिया अपने सर पे। तब लोग बोल रहे हैं वाह भाई वाह, क्या टैलेंट है महात्मा जी का, मतलब ना तो गधे पे बैठे हैं ना तो गधे के साथ चल रहे हैं, बल्कि गधे को अपने सर पे बैठा के चल रहे हैं। तो वो सीन ना करो, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जिन चीज़ों की हम बात करें उन सारी चीज़ों का संदर्भ आपकी परीक्षा से रिलेवेंट है, ठीक है। उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे दोहराव के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना हो। बाकी अगर जो कोई समस्या लगेगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसी कारण से कल हमने बताया भी था कि हम क्या करेंगे, खास करके जो आने वाला कल होगा उस दिवस में जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनके ऊपर एक टेस्ट करने की बात करेंगे, ठीक है। अरे बाप रे बाप, ज्वाइन ओनली लिमिटेड स्टूडेंट, तो लिमिट वाले ज्वाइन करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अम्बरीश का देखो कोर्स अगर जो कैंसिल हो पाए तो करा दो, देख लो मैसेज डाल दो ना, क्या करना ग्रुप में फोटो खींच के डाल दो, बात खत्म। क्योंकि ये तो ग्रुप वाली पढ़ाई कर रहे हैं ना, पीडीएफ शेयर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलेगा। अगली नदी की जब बात करते हैं तो अगली नदी आपकी कौन सी होती है, तो वो आपके देख मिलती है रामगंगा नदी। क्या हो जाती है, अगली नदी की जब बात करते हैं तो अगली नदी आपकी होती है इसी क्रम में आपकी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, इस रामगंगा नदी की जब बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा ये जो रामगंगा नदी निकलती है प्रमुखता से अगर जो देखा जाए तो ये हिमालय से ही निकलती है। और हिमालय क्रम में अगर देखा जाए तो हिमालय क्रम में एक श्रेणी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं दूधारोली श्रेणी। क्या बोला जाता है, इसको दूधारोली श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। दूधारोली श्रेणी की जब बात करते हैं तो उस दूधारोली श्रेणी से जब निकलती है तो इसका क्रम आपको मिलता है किसके क्रम में, तो ये पड़ता है आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में। कहाँ पे, अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल नाम का जो आपका जिला होता है उस जिले के अंतर्गत, ठीक है। अगर जिसकी बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ने वाला जो आपका पौड़ी गढ़वाल जिला होता है उस पौड़ी गढ़वाल जिले में क्या हो जाता है, आपको विशेषता नाम देखने मिलता है दूधारोली श्रेणी का। तो दूधारोली श्रेणी जो आपकी मिलती है वो आपके पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत इसका उद्गम माना जाता है और वहीं से आपकी रामगंगा नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, इस रामगंगा को एक और हम नाम देते हैं, पुराने समय पे खास करके इसको रथ वाहिनी भी नाम दिया जाता था। क्लियर है। इस रामगंगा की जब बात करते हैं तो ये रामगंगा आपके रथवाहिनी नाम के भी रूप में क्या है, काफी प्रचलित है। क्योंकि पुराने समय में जब आप जानते हैं हमारे यहाँ पे संस्कृत भाषा इस्तेमाल किया जाता था और वैदिक साहित्य का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस क्रम में हम जानते हैं कि अलग अलग नदियों अलग अलग चीजों के क्या थे, अलग अलग नाम थे। जैसे गाय का नाम आप जानते हैं अघन्या बोला जाता था वैदिक काल में, तो उसी तरीके से रथवाहिनी की जब बात करते हैं तो रथवाहिनी आपकी क्या हो जाती थी, आपकी रामगंगा नदी देखने को मिलती है। क्लियर। तो दूधारोली श्रेणी जो कि आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है वहां से इस नदी का उद्गम होता है। अगर इसकी बात करें तो ये नदी कहां पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा एक जगह आपका पड़ता है कालागढ़। क्या होता है, कालागढ़ की जब बात करते हैं ये भी आपके उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो इस कालागढ़ किले की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करती है, ये आपके मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कालागढ़ किले के क्षेत्र में, कालागढ़ किले के समीप क्या करती है,
ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग का संदर्भ आप समझ पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एक नदी जो होती है जो पहाड़ों पे बहती है, अब जाहिर सी बात है पहाड़ पे थोड़ी ना रहेगी, उसके बाद वो मैदान में आएगी। तो इसी क्रम में हमें देखने मिलता है कि जब नदी क्या होती है आपकी कालागढ़ नाम के प्लेस पे क्या करती है, रामगंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, अर्थात प्लेन एरिया में आ जाती है। ठीक है, तो कालागढ़ किले के समीप क्या करती है, ये अपने आप को मैदानी भाग में प्रवेश करा लेती है। प्रमुखता से अगर जो देखा जाए तो इस संदर्भ में एक दो बिंदु खासा ध्यान रखेगा। जैसे इसकी अगर बात करते हैं तो ये नदी जो है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपने एक बिंदु सुना होगा किसका, हमारे उत्तराखंड में एक पार्क पड़ता है जिसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका नाम खासा ध्यान रखेगा और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जब हम बात करते हैं रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क की जब बात करते हैं तो उसके अंदर विशेषता ध्यान रखिएगा, सॉरी रामगंगा नेशनल की बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्या होता है कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क। इस कार्बेट नेशनल पार्क की जब बात करते हैं तो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि कार्बेट नेशनल पार्क जाहिर सी बात है एक बड़ा क्षेत्र होता है और उस बड़े क्षेत्र की जब बात करते हैं तो उस बड़े क्षेत्र में बहुत सारे जानवर निवास करते हैं जो क्या करते हैं पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर के गुजरती है आपकी क्या, तो ये नदी आपकी गुजरती है। ठीक है, क्या होती है बीच से आपकी रामगंगा नदी गुजरती है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। रामगंगा नदी की जब बात करते हैं तो रामगंगा नदी कहां से गुजरती है, तो ये आपका देश का एक पार्क पड़ता है जिसका नाम है कार्बेट नेशनल पार्क। तो उस कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से क्या होती है आपकी रामगंगा नदी गुजरती है। ठीक है, और इस चीज को क्या किया गया, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, किसकी बात की गई, हमारे यहाँ पे जब कार्बेट नेशनल पार्क की जब बात करते हैं तो उसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है और इसके बारे में क्या किया गया, कहीं न कहीं आपके परीक्षा में पूछा भी गया है कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है उसके बीच से कौन सी नदी गुजरती है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि दुधारोली श्रेणी से तो निकलती है, लेकिन इसका अंतिम बिंदु कहां पे होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हमने पीछे बताया था कहां पे, जब हम गंगा की बात कर रहे थे तो गंगा में हमने देखा था कि कन्नौज में क्या हो रही है आपकी रामगंगा नदी मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो इसका जो अंतिम बिंदु होता है, ठीक है, अगर जो इसकी अंतिम बिंदु की बात करें तो ये कन्नौज शहर के पास, कन्नौज शहर के पहले क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कन्नौज शहर के पास क्या करती है, ये जाके गंगा में मिल जाती है और इस तरीके से देखा जाए तो गंगा की एक प्रमुख सहायक के रूप में देखने को मिलती है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या हो जाता है यहां पे, जब बात क्लियर ना दिख रहा है, इतना साफ दिख रहा है आपका, चाहिए भाई, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात कर रहे हैं रामगंगा नदी या जिसको हम रथवाहिनी नदी बोलते हैं, जो दुधारोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल जनपद से निकलती है, विशेषतः कालागढ़ किले में क्या हो गई है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हमारे उत्तर प्रदेश के अलावा जो उत्तराखंड है वहां पे एक पार्क पड़ता है कार्बेट नेशनल पार्क, तो उस कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है और साथ ही साथ कन्नौज की जब बात करते हैं तो उस कन्नौज शहर के पास आके गंगा में मिल जाती है। क्लियर है, यहां तक बिंदु आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब आपकी कुछ छोटी मोटी ऐसी ही नदियां निकलेंगी जिनका केवल नाम है या कुछ उससे संबंधित फैक्ट है। ठीक है, तो उस बारे में ध्यान रखिएगा। अगली नदी का जो संदर्भ होता है वो आपका हो जाता है शारदा नदी। क्या होती है, शारदा नदी। शारदा नदी की जब बात करते हैं तो शारदा नदी को विशेष ध्यान रखिएगा। इस शारदा को हम अपने यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इस शारदा की अगर बात करें तो इस शारदा को एक और नाम दिया जाता है, पुराने समय में काली नदी का भी संबंध दिया जाता था। क्या बोला जाता था, इस शारदा को पुराने समय में काली नदी की भी संज्ञा दी जाती थी। क्या बोला जाता था, शारदा को हमारे यहाँ पे पुराने समय में काली नदी की भी संज्ञा दी जाती थी। होता कैसे है इसका उद्गम, तो ध्यान रखिएगा आपके यहाँ पे दो नदियों का क्रम होता है, दो छोटी छोटी नदियों का क्रम होता है जो इसके स्वरूप को दर्शाती हैं। कैसे, तो ध्यान रखिएगा, एक नदी जो होती है जिसका नाम होता है आपकी काली गंगा। ठीक है, एक नदी होती है जिसका नाम होता है काली गंगा। ठीक है, तो ये होती है, अगर जिसकी बात करते हैं, क्लियर,
अगर जो इसकी बात करते हैं तो एक नदी होती है आपकी काली गंगा के रूप में और एक नदी होती है आपकी किसके रूप में, तो ये होती है आपकी गौरी गंगा के रूप में। क्लियर है। तो दो नदियों का संदर्भ होता है, एक जो नदी होती है उसका नाम होता है काली गंगा। क्या नाम होता है, काली गंगा। और इस काली गंगा की जब बात करते हैं तो ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है, आपने सुना भी होगा उत्तराखंड में कुछ दिन पहले विवाद भी था, काला पानी एक जगह पड़ता है, ठीक है, काला पानी नाम का एक जगह पड़ता है जिसको लेकर के नेपाल ने क्लेम भी किया था मैप के आधार पे। तो उस काला पानी नाम के लोकेशन से एक काली गंगा नाम की नदी निकलती है, ठीक है, एक काली गंगा नदी क्या होती है, निकलती है। बाकी अगर देखा जाए तो एक दूसरी नदी जो होती है वो आपके गौरी गंगा के रूप में निकलती है। क्या होती है, एक दूसरी नदी होती है आपकी जो गौरी गंगा के रूप में निकल रही है। किसके रूप में, गौरी गंगा की जब बात करते हैं तो गौरी गंगा के रूप में ये विशेषतः इसका उद्गम देखने को मिलता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, गौरी गंगा। क्लियर है। तो काला पानी से निकलती है काली गंगा और बाकी अगर देखा जाए तो गौरी गंगा जो निकलती है वो निकलती है आपका एक हिमनद पड़ता है, ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है मिलम हिमनद। तो इस तरीके से क्या होती है, दो अलग अलग धाराएं आकर के मिल जाती हैं और मिलने के बाद ही क्या होता है आपका इसका जो स्वरूप बनता है वो बन जाता है आपका शारदा नदी का। तो शारदा नदी की अगर बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा कि शारदा नदी दो अलग अलग धाराओं के बाद क्या होती है, इसका निर्माण होता है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो ये कहां पे मिलती है, तो ये जो मिलती है वो मिलती है एक जगह पड़ता है, आपने उत्तराखंड में अक्सर सुना होगा टनकपुर का नाम, ठीक है। तो टनकपुर की जब बात करते हैं तो इस टनकपुर में मिलने के क्रम में क्या होती है, इसका नाम शारदा नदी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दो अलग अलग नदियां क्या होती है, एक जो मिलम हिमनद से निकल रही है गौरी गंगा नाम है, एक जो निकल रही है काला पानी से जिसका नाम काली गंगा है। अब ये दोनों नदियां क्या करती हैं, टनकपुर नाम के लोकेशन में मिलती हैं जिसको हम शारदा नदी बोलते हैं। क्लियर है। तो मिलम हिमनद जो कि गौरी गंगा के नाम में, साथ ही साथ काला पानी जो कि काली गंगा के नाम से, इन दोनों की जब बात करते हैं तो आपके टनकपुर नाम के लोकेशन में मिलती हैं और बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, आपका शारदा नदी हो जाता है। आधुनिक स्वरूप की जब बात करते हैं तो आपका शारदा नदी के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। शारदा को ही काली एक तरीके से कहा जाता है, चूंकि हमने बोला ना कि शारदा का जो पुराना नाम था, संस्कृत वाला नाम था, वो आपके काली नदी के रूप में देखने मिलता है, ठीक है। तो इसको काली नदी भी कहा जाता है उद्गम के आधार पर अगर देखा जाए और लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो हमने बताया कि टनकपुर में इसका नाम चेंज होता है, लेकिन उससे पहले दो अलग अलग धाराएं, क्योंकि एक निकलती है काला पानी लोकेशन आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो काला पानी नाम का लोकेशन था वो नेपाल क्लेम कर रहा था कि ये हमारा क्षेत्र है, जबकि हमने जो कारगिल युद्ध का दौर देखा था वो आपका वहां पे हमारी एक पोस्ट हुआ करती थी, तो हम मानते हैं कि वो हमारा क्या है, हमारे अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। हालांकि ये राजनीतिक पहलू है और विश्व भूगोल का विषय है, लेकिन फिर भी हम जब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम अपनी चीजों की बात करेंगे जो हमारे प्रदेश के क्रम में देखने मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि शारदा नदी टनकपुर में क्या करती है, इसका नाम शारदा हो जाता है। बाकी आगे पुनः क्या करती है, इस नदी का प्रवाह होता है और प्रवाह के क्रम में अगर देखा जाए तो एक लोकेशन आपको देख मिलता है, कौन सा, यहाँ पे एक छोटा सा लोकेशन होता है जिसका नाम होता है ब्रह्मदेव। क्या नाम होता है, आगे के क्रम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा लोकेशन होता है जिसे हम नाम देते हैं ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि ब्रह्मदेव में ये जो नदी होती है ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ पे, मैदानी भाग की जब बात करते हैं तो मैदानी भाग में जब इसका प्रवेश होता है तो आपके ब्रह्मदेव नाम के लोकेशन से होता है, ठीक है। तो ब्रह्मदेव में क्या होता है, इसका प्रवेश मैदानी भाग में प्रवेश हो जाती है, ठीक है। तो नदी का प्रवेश मैदानी भाग में कहाँ पे होता है, तो आपके ब्रह्मदेव नाम के प्लेस से होता है। अगर जो हम इसकी बात करें तो जाहिर सी बात है कि नदी यहीं पे रुकेगी नहीं, ये आगे भी बढ़ती चली जाती है और आगे जब बढ़ती चली जाती है तो आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पीलीभीत, ठीक है। और पीलीभीत की अगर बात करते हैं तो इस पीलीभीत से क्या होता है, इसका उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो जाता है, ठीक है। तो पीलीभीत की अगर बात करें तो इस पीलीभीत में क्या हो जाता है, इसका प्रवेश उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। तो पीलीभीत जिले से क्या करती है, ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्लियर। उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो इस उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो आपके पीलीभीत जिले से विशेषतः देखने मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसी पीलीभीत के पास से एक जिला और पड़ता है जिसका नाम होता है सीतापुर, ठीक है, सीतापुर। और सीतापुर की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस सीतापुर में क्या होती है,
सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर काफी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सीतापुर में ये एक दूसरी नदी में मिल जाती है। क्या करती है? सीतापुर की जब बात करें, सीतापुर, तो सीतापुर में एक घाट पड़ता है जिसका नाम है बहराम घाट। क्या नाम होता है? बहराम घाट। इस बहराम घाट में क्या घटना घटती है? सीतापुर के बहराम घाट की जब बात करते हैं तो ये यहाँ पे एक नदी पड़ती है जिसका नाम होता है खास करके करनाली नदी। क्या नाम होती है? करनाली नदी, या जिसको कभी कभी हम घाघरा नदी का संदर्भ देते हैं, वहां में क्या करती है? ये मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे जब बात किया जा रहा है किसको आधारित करते हुए, खास करके इस शारदा नदी का क्रम, तो शारदा नदी की जब बात करते हैं तो शारदा नदी तो निकल रही है कहां से? काला पानी और मिलम हिमनद से, और प्रमुखता से टनकपुर में इसका नाम शारदा हो रहा है। आगे चलती जाती है तो आपके ब्रह्मदेव में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और साथ ही साथ पीलीभीत जिले में आपके उत्तर देश में प्रवेश करती है। लेकिन आगे अगर जो देखा जाए तो आगे क्रम जो होता है वो किसके रूप में होता है? तो आपके सीतापुर जिले का होता है। और इस सीतापुर में क्या करती है? एक जगह पड़ता है बहराम घाट, और उसी बहराम घाट में क्या करती है? ये अपने आप को मिला लेती है करनाली नदी से। करनाली नदी खास करके जिसको हम घाघरा नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? करनाली नदी, या फिर आपके घाघरा नदी के रूप में जाना जाता है, उसमें मिला लेती है। ठीक है, क्या वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो उसे काट के हम फिर से लिख दें, हमें नहीं लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इसको हम फिर से लिख देते हैं, नहीं पता चले कि आपको साफ ना दिखे तो फिर मजा ही क्या रहेगा। ठीक है, ऊपर लिख दें, ऊपर करके। ठीक है, क्या कर रहा है? सीतापुर बहराम घाट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी करनाली नदी, करनाली, या जिसको हम क्या बोलते हैं? घाघरा नदी, क्या करती है? नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसकी सहायक। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा सीतापुर के अंतर्गत बहराम घाट, जहां पे क्या करती है? करनाली अर्थात घाघरा नदी में मिल जाती है। क्या यहां तक बिंदु क्लियर है? यहां तक बिंदु क्लियर है? हरे राम हो, राम 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 राम। बताओ, हम इतना बढ़िया लिखा रहे हैं, हमारा नोट ना इन्हें दिख रहा है, क्या कहा जाए। ओहो हो। अच्छा, एक चीज बता दो, कभी लगता है तुमने पैसा दिया है कोर्स खरीदने के लिए? मतलब बदतमीजी की हद काट देते हो। ससुरा एक बार सोच लेते कहां से पैसा आता है। अगर जो यहाँ पे कितने भी लोगों ने कोर्स लिया होगा, इतनी तो किसी की ना हिम्मत होगी कि 5 दिन नौकरी करके तब कोर्स लिए होंगे। जाहिर सी बात है, बाप के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो गए होंगे, यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, कर रही हो कि ना कर रही हो? लेखपाल बनना है, ना कर रही हो? एसआई बनेगा, ना कर रही हो? दो पैसा। तो वो भी बेचारा मजबूर होता है, बच्चे के भविष्य के लिए सोचता है, तो कहता है अच्छा ठीक है, कहाँ करोगे, कैसे करोगे? अब वो मना नहीं करता है, और वही संदर्भ रखता है कि अच्छा कहाँ करोगे। तो ये बोलते हैं एग्जाम्पल में कोर्स आयल सुपर काम्बो वैश राम से, और जो 1300 रुपये में बाय, लेकिन हमें लेवे बाय होके देव परी चाहे जैसे देवा, नहीं तो हम भाग जा बम्बई। तो फिर ठीक है, पढ़ लो, देते हैं, मना नहीं करता। और उसके बाद किसी तरीके से सबसे प्रचलित जो चीज होती है वो होती है नरेगा। नरेगा की तनख्वाह भी आपको पता है कि 202 रुपये मिलता है। जब एक व्यक्ति क्या करता है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ड्यूटी करता है, चाहे वो कड़ी धूप हो, चाहे बरसात हो, या आज के समय की कड़कड़ाती ठंड हो, उसमें ये नहीं रहता कि आपको छुट्टी लेके नरेगा की तनख्वाह मिल जाती है। 202 रुपये की तनख्वाह होती है। जाहिर सी बात है, एक सामान्य पिता जो होगा, अगर जो 7 दिन काम करेगा तब जाके 1400 रुपये तैयार होंगे। अब ये थोड़ी ना होगा कि 7 दिन अगर जो काम करेगा तो उसके घर पे खर्च ना होते हैं, उसके अलावा भी उसके खर्च होते हैं ना। तो हो सकता हो कि 7 के बेवज में उसे
14 दिन काम करना पड़े। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है 100 रुपये तो अपने दैनिक खर्चा के लिए निकालेगा, 100 रुपया तब काट काट के आपको देगा। मतलब उस पिता के 15 दिन के पसीने की कीमत ऐसे फेंक दे रहे हो ससुर, बिल्कुल तुम्हारे पास उस पसीने की 1% वैल्यू ना है, उसकी चिंता ही ना है। अपने बारे में तो ना सोच पा रहे हो, कम से कम उसके बारे में सोच लेते जिसको परेशान करके पैसा निकाले हो। जब इस तरीके से लोगों को देखते ना तो खून खौल उठता है। अरे नहीं पढ़ना तो काहे बदतमीजी की, काहे कोर्स ले लिए, पेड़ लगा घर पे पैसे का, इतना तो तुम्हारी हमें पता है। अगर जो पेड़ लगा होता ना पैसे का तो 10,000 20,000 की नौकरी के लिए ना भगते, अनिल अंबानी के घर से ना हो। हम बार बार पैसे का जिक्र इस वजह से करते हैं क्योंकि वो पैसा ऐसी आसानी से ना मिलता है। उस पैसे को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पापा ने किस स्तर तक की मेहनत की है। ससुरा कितने लोगों की गाली सुननी पड़ती है, कितने लोगों की डांट सुननी पड़ती है, और किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। आपको भी पता है नरेगा की तनख्वाह से मिल जाती का, प्रधान को तेल लगाना पड़ता ससुरा 15 दिन। बार बार वही चीजें जब समझानी पड़ती है तो ना समझ में आता है। और यहां रिया पिया सोनम दुनिया भर की बातें चल रही हैं। जीवन भर इसी तरीके से, आज इस कोर्स में हो ना, अगले दिन कोई और कोर्स होगा, क्योंकि ये तो एग्जामपुर है भाई। जितने एग्जाम आएंगे उसके हिसाब से कोर्स निकालता चला जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। सीधी सी बात है, साफ लिखी बात होती है। सिलेक्शन उसका होता है जो पढ़ता है। ऐसे सबकी हो जाती तो सबके नौकरी हो जाते। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इतना सीरियस होके ससुरा 10-10 घंटे पढ़ पढ़ के तो उनकी हो ही ना रही है, तुम्हारी रिया पिया करने के नाते हो जाएगी। अपने आप से चीटिंग ना करो। उस पापा के बारे में सोचो, अपनी मम्मी के बारे में सोचो। यार तुमसे कितना अरमान लगा के बैठी है। अगर जो एक बिटिया के रूप में अगर जो तुमने एडमिशन लिया तो यहां बदतमीजी करने के लिए नहीं लिया है। मम्मी ने भी आपका सपना पाल रखा है उसी तरीके से कि हमारी बिटिया नाम रोशन करेगी। खैर का ही कहे, हमें अधिकार नहीं होता किसी को बोलने का, लेकिन फिर भी जब इस तरीके से वार्तालाप होता ना तो बहुत मन खिन्न हो जाता अंदर से। ये लगता है अगर जो सामने मिल जाता वो बंदा ना तो हद तक उतर जाते। नहीं पढ़ना तो कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं थी, पैसा कहीं और फूंक लेते, साले कुछ भी कर लेते, उससे कोई मतलब ना होती। लेकिन वो जो बाप एक एक पसीने गिरा गिरा के 8-8 घंटे मेहनत करके आपके लिए इतना पैसा अरेंज करता है और उसके बाद उस पसीने को इस तरीके से तुम फेंक रहे हो, वाह, कल्चर यही हो जाता है। तब लगता है कि फिर आप कहते हो कि बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। अरे पढ़ाई तो करो एक बार कायदे से। इतनी नौकरियों की ऑफर होती है कि उसके बाद कोई चांस ही ना मिलता। सरकारी नौकरी को साला लात मारो पूरी तरीके से, प्राइवेट जॉब करोड़ों की नौकरी मिलती है। कायदे से पढ़ो तब ना, इसको मजबूत कर लो एक बार, उसके बाद देख लेना तुम्हारी जो समाज में वैल्यू हो जाएगी ना वो कहीं ना होती है। किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को बता दो जिसके पास सरकारी नौकरी थी। महात्मा गांधी सरकारी नौकरी करते थे और तुम्हारी हैसियत तो अब हुई है पढ़ने की। महात्मा गांधी तब उस टाइम पे चले गए थे इंग्लैंड में अपनी वकालत करने के लिए। हम ससुरा टूर करने के लिए ना जा पाते हैं और उन्होंने उसको भी लात फेंक दिया था। पढ़ लो बेटा, बस बार बार यही कहते हैं क्योंकि आप भी उस समाज से आते हो और हम भी उसी समाज से आते हैं, तो उन परेशानियों को हमने देखा है, तो उसको इस तरीके से जाया ना करो। बाकी प्रभु जिस तरीके से तुम्हारी मनसा होती है पूरा करो। हमें बोलने का बिल्कुल अधिकार ना होता, लेकिन जब इस तरीके से बातें करते हो ना तो फिर काहे कहा जाए। चलो फिर चलते हैं आगे, हम कंटिन्यू करते हैं। आपकी अपनी इच्छा होगी, जैसा करना होगा। भाई माई बाप तुम्हारे हैं, हमारे थोड़ी ना है। हम अपने माई बाप के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमें पता है। तुम लोग भी अगर जो करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, उनके चेहरे पे भी खुशी आएगी। थोड़ा सा वो भी अपने आप में प्रसन्न होंगे कि हमारी लाडने ने कुछ काम किया, हमारी लाडने ने कुछ नाम किया। और नहीं तो कोर्स तो बिकते ही रहेंगे। ठीक है, आज इस कोर्स में हो, कल अगले किसी कोर्स में रहोगे, रहते रहना, नदी थोड़ी ना बदल जाएगी। चलेगा, तो ये क्या हो जाती है, आपकी राम गंगा नदी हो जाती है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलेगा, इसके बाद अगर बात करें तो अगली नदी का संदर्भ जो होता है वो आपकी हो जाती है घाघरा नदी। क्या नाम होता है? अगली नदी जो होती है वो हो जाती है आपकी घाघरा नदी। और इस घाघरा नदी की जब बात करते हैं तो जैसा कि हमने चर्चा भी किया
कि ये क्या हो जाता है, तो ये आपको देखने मिलता है किसके रूप में, तो ये हो जाता है आपका कर्णाली नदी के रूप में। किसके रूप में, घाघरा की अगर बात करते हैं तो घाघरा या जिसको हम बोलते हैं कर्णाली नदी। घाघरा नदी और या जिसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्णाली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, घाघरा नदी की जब बात करें, घाघरा नदी या फिर जिसको हम कर्णाली नदी के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्लियर है, घाघरा नदी या जिसको हम संस्कृत में कर्णाली नदी कहते हैं। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका जो उद्गम आपका प्रमुखतः देख मिलता है वो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये होता है तिब्बत के पठार में। तिब्बत के पठार की जब बात करते हैं तो वहां पे एक हिमनद पड़ता है जिसका नाम है मापचा युगो हिमनद। मापचा युगो हिमनद। इस हिमनद की जब बात करते हैं, हिमालय का एक पार्ट है, चूंकि हिमनद मतलब एक तरीके से ग्लेशियर ही आप कह सकते हैं, तो चूंकि तिब्बती नाम है, चाइनीज टाइप का नाम है, तो इस कारण से आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। विशेष अगर देखा जाए तो यहाँ पे मापचा युगो हिमनद इसका क्रम हो जाता है और ये जो निकलती है वो लोकेशन के आधार पे तिब्बत का जो आपका पठार है तो उस तिब्बत के पठार से, ठीक है, तो तिब्बत के पठार से विशेषता निकलती है मापचा युगो हिमनद। मापचा युगो हिमनद जो कि आपकी क्या हो जाती है, तिब्बत के पठार के अंदर विशेषता मिलती है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो जब ये पर्वतीय भाग में होती है, कहां पे, अर्थात जब ये पहाड़ों पे चलती है तो पहाड़ों पे इसका नाम अलग होता है। पर्वतीय भागों की जब बात करते हैं तो ये जब पर्वतीय भागों पे होती है तो इसका नाम कर्णाली होता है। क्या बोलते हैं इसे, इससे हम कर्णाली नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही नदी क्या करती है, मैदान में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग में इसका नाम घाघरा हो जाता है। ठीक है, तो मैदानी भाग में इसका नाम क्या हो जाता है, मैदानी भाग में इसका नाम घाघरा देखने को मिलता है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे घाघरा या फिर जिसको हम कर्णाली नदी कहते हैं, खास करके मापचा युगो हिमनद अर्थात मापचा के ग्लेशियर की जब बात करते हैं तो उस ग्लेशियर से ये निकलती है, तिब्बत के पठार से संबंधित होता है, तिब्बत के प्लेटू से। और इसकी जब बात करते हैं तो पर्वतीय भागों में इसको हम कर्णाली नदी नाम देते हैं, जबकि प्लेन की जब बात करते हैं मैदान की तो वहां पे इसको घाघरा नाम दिया जाता है। ठीक है, तिब्बत का प्लेटू, ठीक है, तिब्बत के प्लेटू की जब बात करते हैं तो उसका में इसका उद्गम आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, पर्वतीय भागों में कर्णाली और मैदानी भाग में इसको घाघरा नाम दे दिया जाता है। ठीक है, मैदानी भाग में इसको घाघरा नाम दे दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये नदी निकलती है, ठीक है, अगर जो इस नदी की बात करें तो ये नदी जब यहाँ से निकलती है तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि पर्वतीय भागों में इसको कर्णाली नाम दिया जा रहा है, आगे मैदानी भाग में जाती है तो आगे मैदानी भाग में इसको घाघरा नाम दिया जाता है। लेकिन इसके पिछले क्रम की जब बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस नदी के किनारे एक बहुत प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है और उस शहर की जब बात करते हैं तो उस शहर का नाम आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में इसको कई बार पूछा गया है। क्या नाम होता है उस शहर का, जो नाम होता है वो होता है भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की जब बात करते हैं तो अयोध्या नगरी क्या है, इस नदी के किनारे ही आपका बसा हुआ है। आगे चल के अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये आपका देवरिया का एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बरहज। ठीक है, अगर जो बरहज की बात करें, ठीक है, बरहज, तो बरहज एक लोकेशन होता है देवरिया जिला के अंतर्गत, तो उस देवरिया जिला में क्या करती है, बरहज के अंतर्गत खास करके ये जाके मिल जाती है आपके राप्ती नदी में। ठीक है, तो क्या करती है, ये राप्ती की सहायक हो जाती है, राप्ती में मिल जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बरहज की जब बात करते हैं तो बरहज नाम के देवरिया में राप्ती में क्या करती है, ये मिल जाती है। और आगे चल के क्या होता है, इसका क्रम जो भी मिलता है, ठीक है, अगर जो देखा जाए इसकी जब बात करते हैं तो आगे चल के क्या करती है, हमारा जो छपरा नाम का लोकेशन है, ठीक है, छपरा बिहार की जब बात करते हैं तो छपरा बिहार में क्या करती है, ये प्रमुखता से आपके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये जाके गंगा में मिल जाती है, कहां पे, तो ये लोकेशन होता है आपका छपरा अर्थात बिहार की जब बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे नदियों के क्रम में जो नदी होती है घाघरा नदी, घाघरा या जिसको हम कर्णाली नदी कहते हैं, मापचा युगो हिमनद से निकली है, तिब्बत के पठार से इसका संबंध होता है। पर्वतीय भागों में इसको कर्णाली नदी कहते हैं, मैदानी भाग में इसको घाघरा नदी कहा जाता है। अयोध्या इस शहर के क्रम में देखा जाए तो अयोध्या क्या हो जाती है, इस क्रम में आपको प्रमुखता से देख मिलता है। और इसके अलावा देखा जाए, ठीक है,
इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपका बरहट जो आपका देवरिया नाम का होता है वहां पे आपकी क्या हो जाती है, राप्ती में मिल जाती है। बाकी गंगा नदी में अगर देखा जाए तो छपरा बिहार जो लोकेशन होता है वहां पे क्या हो जाता है, ये आपका मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इस नदी को विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके हमारे प्रदेश की क्या होती है, नदियों के क्रम में अगली नदी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक नदी का संदर्भ और होता है हमारे प्रदेश में जिसका नाम होता है राप्ती नदी। क्या नाम होता है? अगली नदी का संदर्भ होता है आपके राप्ती नदी। और राप्ती नदी की जब बात करते हैं तो ये राप्ती नदी कहां से और कैसे निकलती है, तो राप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो ध्यान रखिएगा, वो निकलती है नेपाल से। कहां से? अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये निकलती है, एक जगह पड़ता है रुकुमकोट। क्या नाम होता है? रुकुमकोट की जब बात करते हैं तो ये रुकुमकोट जो आपका लोकेशन है वो आपके नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल की जब बात करते हैं तो उस नेपाल में एक जगह पड़ता है जिसका नाम होता है रुकुमकोट। तो उसी रुकुमकोट से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। अगर जो इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस क्रम में विशेषतः अगर जो इसकी बात करते हैं तो राप्ती नदी कोई बहुत विशेष बड़ी नदी ना है। विशेष ध्यान रखिएगा, आपके जब गोरखपुर से होकर निकलती है, चूंकि निकलती है तो रुकुमकोट से निकल गई, लेकिन इसकी जब बात करते हैं तो हमारे गोरखपुर शहर की जब बात की जाती है, कौन सी? गोरखपुर शहर की। तो इस गोरखपुर में क्या होती है, गोरखपुर शहर के पहले ही एक छोटी सी नदी क्या करती है, इसमें मिल जाती है, और उस छोटी सी नदी को हम क्या बोलते हैं, रोहिणी नदी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रोहिणी नदी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि रोहिणी नदी की जब बात करते हैं, रोहिणी आप भी जानते हैं जहां पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपने जो राजसी वस्त्र थे उसको त्यागा था। तो रोहिणी नदी की जब बात करते हैं तो रोहिणी नदी गोरखपुर के पास मिल जाती है। और बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर जो शहर है, क्या है? गोरखपुर शहर की जब बात करते हैं तो गोरखपुर शहर भी क्या है, आपके इसी राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किसके? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? राप्ती नदी की जब बात करते हैं तो इस राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर शहर प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो जाता है? राप्ती नदी की जब बात करते हैं तो उस क्रम में आपको विशेषता देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, राप्ती नदी जो कि आपके रुकुमकोट नेपाल में देख मिलता है, खास करके गोरखपुर में क्या होती है, रोहिणी नदी इसमें मिल जाती है। और गोरखपुर शहर की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये आपके राप्ती के किनारे प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राप्ती के किनारे क्या हो जाता है, ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। क्लियर है? एक छोटी सी नदी और ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं गंडक नदी। क्या बोलते हैं? इस नदी को हम गंडक नदी कहते हैं। गंडक नदी की बात करते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब ये नदी निकलती है तो इसके दो संदर्भ होते हैं। क्या संदर्भ होता है? अगर जो इसकी बात करते हैं तो जब ये नदी निकलती है तो खास करके आप भी जानते हैं कोई नदी निकलेगी तो शुरुआती दौर कुछ इस तरीके से होगा, और इस तरीके से होने के क्रम में जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला जो भाग होगा वो होगा पर्वतीय भाग। ठीक है, तो पहला भाग जो होगा वो होगा पर्वतीय भाग, और दूसरा क्रम जो होगा वो हो जाएगा आपका मैदानी भाग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब गंडक नदी निकलती है, निकलती कहां से है, तो ये निकलती है नेपाल से। ठीक है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये प्रमुखता से कहां से निकलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये निकलती है आपके नेपाल से। कहां से निकल रही है? ये निकल रही है आपके नेपाल से। ठीक है, नेपाल से निकलती है, और नेपाल के क्रम में जब ये निकलती है पर्वतीय क्षेत्र पे, तो इस पर्वतीय क्षेत्र पे इसको एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है सालीग्रामी। क्या बोलते हैं? सालीग्रामी। ऐसी मान्यता है, आपने घरों में देखा होगा जब आपके घर पे कोई कथा वगैरह होती है तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि सालीग्रामी का क्रम बड़े स्तर पे देख मिलता है, भगवान सालीग्रामी की बात की जाती है। ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देख मिलता है। तो सालीग्रामी जब बात किया जाता है तो ये नदी दिया जाता है पर्वतीय भागों में। ठीक है, लेकिन जब ये नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग में इसको नारायणी नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके भगवान विष्णु से ही संबंधित होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में जब चलती है तो इसको सालीग्रामी नाम दिया जाता है, और बाकी जब मैदानी भाग में जाती है तो मैदानी भाग में इसको नारायणी नाम दिया जाता है। क्या होता है? मैदानी भागों में इसको नारायणी नाम दिया जाता है। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियों का विशेष नाम ध्यान रखिएगा, खास करके अगर जो नदियों की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, तो ये नदियां दो आधार पे हैं, एक आपकी पूर्व दिशा के आधार पे और एक होती है आपकी पश्चिम दिशा के आधार पे। अगर जो इसकी बात करते हैं तो एक आपकी क्या नाम हो जाता है, खास करके नदियों के क्रम की जब बात करते हैं, ठीक है,
यहाँ पे अगर बात करें तो नदियों के क्रम में दो इसकी क्या हो जाती हैं, सहायक नदियां होती हैं। एक होती है काली नदी, क्या नाम होता है, एक होती है आपकी काली नदी। और काली की जब बात करते हैं तो काली कहां से मिलती है, तो काली मिलती है आपके पश्चिम दिशा की तरफ से। कहां से, पश्चिम दिशा से मिलने वाली नदियों के क्रम में आपकी काली नदी हो जाती है। और जबकि यहीं पर अगर पूरब दिशा की बात करें तो पूरब से कौन सी नदी मिलती है, तो पूरब से एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है त्रिशूल गंगा। क्या नाम हो जाता है, त्रिशूल गंगा की जब बात करते हैं तो त्रिशूल गंगा आपको प्रमुखता से मिलता है, जो कि क्या होती है, पूरब दिशा की तरफ से मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम बात करें किसका, गंडक नदी का। और गंडक नदी को हम अपने यहाँ पे खास करके जो नेपाल से उद्गमित होती है, अगर जो इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको मिलता है, किसका क्रम, तो आपको मिलता है शालिग्रामी, जो कि पर्वतीय भाग से होती है। मैदानी भाग की जब बात करते हैं तो आपके नारायणी भाग से। और काली की जब बात करते हैं तो काली आपके पश्चिम। और जबकि त्रिशूल गंगा की जब बात करते हैं तो आपके पूरब से क्या हो जाती है, ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है। अब दो अलग अलग नदियां इसमें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। जाहिर सी बात है, अभी ये जो नदी पूरी तरीके से थी वो कहां से थी, तो ये आपके शालिग्रामी और नारायणी के रूप में थी। लेकिन जाहिर सी बात है इसका संबंध हमारे उत्तर देश से भी होगा। और उत्तर देश की जब बात करते हैं तो उत्तर देश में कहां पे होगा, तो उत्तर देश के अंदर ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश के केवल 2 जिले क्या होते हैं, इस नदी के किनारे स्थित हैं। कौन से, अगर जो इस नदी की बात करते हैं तो इस नदी के किनारे हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं, 2 जिले प्रमुखता से स्थित हैं। क्यों, क्योंकि बाकी ये इसके बाद नदी चली जाती है बिहार में। 2 जिलों की जब बात करते हैं तो कौन कौन से, तो एक हो जाता है आपका महाराजगंज। कौन सा, महाराजगंज की जब बात करते हैं तो महाराजगंज जिला। और इसके अलावा बात करते हैं तो एक और जिला आपका कुशीनगर। इन दोनों जिलों की जब बात करते हैं तो ये 2 जिले क्या होते हैं, हमारे उत्तर देश के केवल 2 जिले क्या होते हैं, इस नदी के किनारे स्थित है, महाराजगंज और कुशीनगर। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये नदी चली जाती है बिहार में। ठीक है, बिहार में चली जाती है। और बिहार में एक जगह पड़ता है, आप भी जानते हैं, क्या नाम होता है, पटना। और पटना की जब बात करते हैं तो इस पटना में क्या करती है, ये गंगा की सहायक हो जाती है। ठीक है, पटना की जब बात करते हैं तो पटना में जा करके ये पुनः मिल जाती है गंगा में। और इस तरीके से कह सकते हो कि ये गंगा की एक सहायक हो जाती है। क्लियर है, यहां तक दिक्कत, इस नदी तक कोई दिक्कत हो तो बता दे। इस नदी तक कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। भाई कोई है, कोई है, चलेगा। एक छोटी सी नदी और बता देते हैं, खास करके जिसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है, इस नदी की जब बात करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं हिंडन नदी। हिंडन नदी को ध्यान रखिएगा, हिंडन नदी को हमारे समय पे अर्थात पुराने समय की जब बात करते हैं तो इस पुराने समय पे ये आपको देख मिलता है, क्या नाम देख मिलता है, इसका नाम होता है हरनंदी नदी। क्या नाम होता है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो हिंडन नदी आपके हरनंदी के रूप में देख मिलता है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो हिंडन नदी स्थित है हरनंदी के रूप में, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहां से निकलती है, तो सबसे पहला बिंदु ये होना चाहिए कि ये जो निकलती है हिमालय की जो तलहटी होती है अर्थात शिवालिक श्रेणी, तो इस शिवालिक श्रेणी की तलहटी से निकलती है। कहां से, शिवालिक श्रेणी के तलहटी से विशेषतः इसका उद्गम होता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी की जब बात करें तो शिवालिक श्रेणी के आपके तलहटी से विशेष इसका उद्गम होता है। और जब ये नदी निकलती है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी की तलहटी से जब ये निकलती है तो ये आपके उत्तर देश में कहां प्रवेश करती है, तो हमारे उत्तर देश के अंतर्गत बात करें तो एक जगह पड़ता है जिसका नाम होता है मोमनाथल। क्या नाम होता है, मोमनाथल। और इस मोमना थल से प्रवेश करते हुए आपके उत्तर देश में इंटर करती है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर देश में इंटर करती है जो आपके यमुना थल नाम के, ये होता है आपके यमुना की सहायक। क्या हो जाती है, पुनः ये यमुना की सहायक हो जाती है, यमुना की सहायक हो जाती है। लेकिन ये कहां पे होती है, तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जब बात किया जा रहा है हिंडन नदी, जिसको नंदी बोलते हैं, ये शिवालिक श्रेणी की तलहटी से निकलती है और देखा जाए तो मोमनाथल नाम का जो प्लेस होता है वहां से आपके प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना की सहायक के रूप में आपको देख मिलता है, अर्थात यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना में कहां पे मिलती है? तो ये मिलती है गौतम बुद्ध नगर जिले में। क्लियर है? यहां तक अगर जो बिंदु क्लियर है तो आज का संदर्भ हम यहीं तक रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम भी आपका हो चुका है और हमने जो 3 कैटेगरी बताई थी नदियों के उद्गम के आधार पे, तो पहला देखा था हिमालयी स्रोत के आधार पे, दूसरा मैदानी भाग का और तीसरा पठारी भाग का। तो जाहिर सी बात है हमने केवल अभी हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में चर्चा किया है। 2 क्षेत्र आपके प्रमुखता से रह गए हैं, कौन कौन से? मैदानी भाग वाले, और मैदानी के अलावा जो हमारा दूसरा होता है खास करके जिसको हम संदर्भित करते हैं किसके रूप में? आपके पठारी भाग के रूप में। तो इन दोनों की चर्चा हम परसों करेंगे। क्यों? क्योंकि कल का दिवस हम पूरी तरीके से रिजर्व रख रहे हैं, किसको आधारित करते हुए? अपने क्वेश्चन को आधारित करते हुए। जितनी चीजों को हमने पढ़ रखा है इधर 5-6 दिनों में, आखिर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि भाई क्वेश्चन कई सारे लोगों की परेशानी भी होती है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए कल की क्लास पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? कहीं न कहीं चीजों की बात करेंगे। लेकिन एक बार विनम्र आप लोगों से हार्दिक एक तरीके से कह सकते हैं कि अपील होगी कि जाहिर सी बात है आप जिस परिवार से आते हैं, कोई ना तो अंबानी का लड़का है ना तो अडानी का लड़का है, ठीक है, एक मिडिल परिवार से आते हैं और उस मिडिल परिवार में जहां पे 1-1 रुपए की वैल्यू होती है, अगर जो आपने किसी तरीके से किसी कोर्स को कैरी किया है तो उस कोर्स का सम्मान रखिए। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ देखिए, हंसी मजाक की जब बात आती ना तो आपसे ज्यादा हम तत्पर रहते हैं। हमें ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे 1 घंटे बैठने वाले हैं, सुबह से लेके बैठे हुए, हम पूरा इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा संयम बना के रखेंगे तो चीजें और अच्छी होंगी, और नहीं तो फिर आपका फ्यूचर खुद आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव होता है। ठीक है, अब जैसे देख लो सोनू यादव हैं, तो सोनू यादव सीधे बोल रहे हैं शिवानी आई लव यू। अरे ससुर, ऑनलाइन आई लव यू बोलने से मिलेगा कुछ? हो सकता है शिवानी के नाम पे कोई शिवाना हो, तब क्या करोगे? शिवम मिल गए, मर जाओगे। इतना बोलने के बाद ही हालत है। ये पढ़ने आए हैं, प्रकृति निर्धारण करके वहां से भेजती है ना, सबको बता के भेजी है कि कौन सरकारी नौकरी करेगा और कौन झाड़ू लगाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अगर जो सभी लोग सरकारी नौकरी में आ जाओगे तो सफाई कर्मी वाली वैकेंसी खाली रह जाएगी ना। गांव में पानी की गुमटी कौन लगाएगा? वो छोटू गिलास साफ करने वाला कौन होगा? चाउमीन चटकारे वाले भल्ले कहाँ के मशहूर होते हैं? लुधियाना के भल्ले, दिल्ली के छोले भटूरे, पंजाब के पराठे, मुरादाबाद की बिरयानी, तो ये सब दुकान कौन लगाएगा? इन सब के लिए भी कुछ लोगों को चाहिए ना। तो इसी कारण से कुछ लोग यहाँ पे वैसे बने हुए हैं, क्योंकि समय का अभाव है भाई, वो अब पढ़ाई कर चुके हैं तो लोगों को लगता है ना उससे थोड़ा सा अलग हो जाए, तो इस कारण से लोगों ने क्या कहा, इनको बता दिया। नहीं तो फिर बाद में क्या करेंगे, वैसे पुष्पा सिलाई सेंटर और बाकी सारी चीजें खुलती रहेंगी। ठीक है, तो समझ में आता तो पढ़ते रहिए, नहीं तो फिर भगवान ने मालिक हैं आपके, हम कहा कहें, हम भी एक इंसान हैं। चलिएगा, आज के लिए इतना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।